करो भाई शुरू जी। लेक्चर नंबर जी हजरात, होमवर्क डिस्कस करना बिल्कुल मेरे एजेंडे में शामिल है, लेकिन क्लास के एंड तक वेट करें, होमवर्क डिस्कस होगा और वो डिस्कस करना भी है। पेज 637 पे आ जाएं कल वाले। मोहतरम, जब आप एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो एक तरीका है देखने का कि एसोसिएट क्या हुआ। चल पड़े ऐसी आगे वाली रो में आ जाओ, इधर आओ, इधर आ जाओ, डायरेक्ट हवा आएगी। अच्छा, जब आप एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट करते हैं दो तरीके हैं सोचने के, चुप कराते हैं साथ वाले को। एक तरीका यह है सोचने का कि एसोसिएट कमा कितना रही है, एसोसिएट जिसे मैं कहता हूं आप उसके प्रॉफिट में नजर रखें। और दूसरा है छोटी सोच कि यार कमा कितना रही है, छोड़ो मुझे कितना मिल रहा है बस ये बताओ। तो ये एक अजीब सी सोच है, ये भी है, लेकिन दोनों सोचें ठीक हैं, कोई मसला नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमारे रूल बदल जाते हैं और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे रूल बदल जाते हैं। मिसाल के तौर पे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम कहते थे कि इंटरनली जनरेटेड ब्रांड और कस्टमर लिस्ट IAS 38 में रिकॉर्ड नहीं हो सकती, लेकिन कंसोलिडेशन में हमने कहा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हम क्या कर लें, हम रिकॉर्ड कर लें। अच्छा, इसी तरह जब हम IAS 28 के अंदर आए तो IAS 28 में हमने बात करने लगे हैं आज कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी मैंने सब्सिडरी एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट की है, मुझे ये कंसर्न नहीं है कि उसने प्रॉफिट कितना कमाया, पता नहीं कमा के मुझे दे ना दे, मुझे सिर्फ इससे कंसर्न है मुझे बताओ दिया कितना। लेकिन जब कंसोलिडेशन पर्पस में आते हैं तो बिल्कुल होश के नाखून लेते हैं, हम ये कहते हैं जितना दिया उसको छोड़ो, बताओ कमा कितना रही है, एसोसिएट कमा कितना रही है। काशिफ लिमिटेड एक्वायर्ड 30% शेयर्स इन हसन लिमिटेड, कल वाला सवाल था। तो हमने 30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट्स की थी और 10 मिलियन के प्रॉफिट में से 3 हमारा था। उस 10 मिलियन में से उस पेटी में 10 मिलियन पड़ा हुआ है, पेटी में से कितना बांटा, 4। उस 4 में हमारा कितना हिस्सा है। अब भाई एक तरीका यह है कि आप अपनी आंखें इससे ओझल कर लें, इस 3 से अपनी आंखें ओझल कर लें, और बल्कि इसको इस तरह कर दें 3 आपको नजर ही नहीं आ रहा, अपनी आंखें ओझल कर लें इससे, और आप नजर किस पे रखें, सिर्फ 1.2 पे। फिर अकाउंटिंग मॉडल कैसे ऑपरेट करेगा, फिर अकाउंटिंग मॉडल ऐसे होगा। फिर जब आप इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं वो तो छोटी अलग था ना, इन्वेस्टमेंट जब आपने खरीदी, दरख्त खरीदा तो इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश, दरख्त खरीदा इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। जब दरख्त पे फल लगे आंखें बंद कर ले, जितने फल तोड़े उसकी एंट्री कर ले, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, डन। तो ऐसी सूरत में प्रॉफिट्स आने पे आप कोई एंट्री नहीं किया करेंगे। ये मॉडल मैंने कहा था सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज हो रहा होता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे पड़ी रहती है, इन्वेस्टमेंट किस पे पड़ी रहती है, कॉस्ट पे पड़ी रहती है, और सिर्फ हमारी नजर किस पे होती है, जो डिविडेंड हमारा बनता है। क्लियर। दूसरा मॉडल जरा बेहतर मॉडल है, वो हम यूज करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। वो मॉडल क्या है, वो मॉडल ये है कि मोहतरम ये भी देखो कमा कितना रही है और ये भी देख लो उसमें से मुझे मिला कितना, ये भी देखना जरूरी है असल में। ये भी देख लो कमा कितना रही है, क्योंकि ये तो कैश में मिलना है, इसलिए कैश की एंट्री तो भूल नहीं सकता अकाउंटेंट, तो और करनी भी जरूरी होती है। तो ये भी देखो, ये भी देखो, लेकिन इसमें असल नजर हमारी इसमें होती है 3 पे। तो आप बताएं दरख्त कितने का मिसाल के तौर पे खरीदा, 30 का, दरख्त पे फल कितने के लगे, उसमें से उतारे फिलहाल कितने, 1.2। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। जब एसोसिएट ने अच्छा काम किया और पैसे कमाए तो हमने कहा हमारा रिसीवेबल बढ़ा, रिसीवेबल फ्रॉम एसोसिएट का नाम होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डेबिट खुशी क्रेडिट, और इन द एंड कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट। इतना मिल गया या मिल जाएगा, मिल गया। अब इन्वेस्टमेंट्स में ये 3 पड़ा हुआ था, उस 3 में से इसने शरिया 2 दिया। अब हम डिविडेंड इनकम क्यों नहीं रिकॉर्ड करें, दोबारा तरफ है भाई, या तो उसका प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लो या उसमें से मिला हुआ डिविडेंड रिकॉर्ड कर लो। जब ऑलरेडी प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया तो उसमें से मिला हुआ डिविडेंड रिकॉर्ड करने की जरूरत, अब बाकी जो रह गया वो भी अगले किसी साल में मिल जाएगा, कोई मसला नहीं। हाँ बिल्कुल कम हो जाएगी, उल्टी एंट्री हो जाएगी। तो मोहतरम ये हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम कंसोलिडेटेड में मूव करते हैं तो हम ये वाला मॉडल शुरू कर देते हैं। नोट कर लिया आपने। फिर हम कॉस्ट मॉडल से किस मॉडल की तरफ स्विच कर जाते हैं, एक मॉडल है अजीब सा नाम इसका याद रख लें, इक्विटी मेथड। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे होते हैं, और जब हम कंसोलिडेशन करना शुरू करते हैं तो किस मेथड की तरफ मूव कर जाते हैं, अच्छा अब एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं जरा इसकी रिवीजन हो जाए। ये कौन सा पेज चल रहा था हमारा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 निकालें नोट्स में, लेक्चर नोट्स, पेज नंबर 834।
पेज नंबर 834, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 आर एज फॉलोज। बैलेंस शीट आ रही है पेरेंट की, सब्सिडरी की और एसोसिएट की, और पेरेंट की, सब्सिडरी की, एसोसिएट। आप कह रहे होंगे मजाक हो रहा है। पेरेंट की बैलेंस शीट में क्या नजर आ रहा है? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। भाई सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने आपको बताया ये कॉस्ट पे पड़ी होती हैं, और ये उस 30 जैसी चीज है। अक्सर आप लोगों ने वैसे सब्सिडरी में भी देखा होगा, एक दो सवाल में लिखा होता था इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। आप पूछते थे ये क्या चीज है इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट चीजें कॉस्ट पे पड़ी होती हैं, ये रिवैल्यू नहीं होती। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट किस पे पड़ी हुई जी? कॉस्ट पे 65। तो बताएं जी हमने एसोसिएट को कितने में खरीदा, रॉयल फैन को पीटीसीएल ने कितने में खरीदा? 65 मिलियन में खरीदा। डन। एसोसिएट का शेयर कैपिटल कितना है? 500। एसोसिएट की रिटेन्ड अर्निंग, लेकिन ये किस दिन की है? 30 जून 14 की रिटेन्ड अर्निंग है। हमने किस दिन खरीदा इसको? अच्छा आगे चले, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फिलहाल पी एंड एल को छोड़ें, आपको पता है हम पी एंड एल का सवाल सॉल्व नहीं कर रहे। अच्छा, पीएल एक्वायर्ड एएल 30% शेयर्स ऑन यकम अक्टूबर 2013। इसने इसके 30% शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं यकम अक्टूबर 13 में। यार कल के सवाल में भी ना एसोसिएट डिविडेंड पे कर रहा था, लेकिन बैलेंस शीट का सवाल में ना जब पे कर रहा हो तो कोई रिसीवेबल पेबल का चक्कर नहीं होता, तो इसलिए ये पेड वाला सिनेरियो बनता है। तो जिस तरह सब्सिडरी में पेड वाला सिनेरियो बैलेंस शीट के सवाल में इग्नोर होता था ना, तो इसी तरह आज मैं क्वेश्चन 2 जब डिस्कस करना शुरू करूंगा जो होमवर्क में दिया था, तो उसमें मैं बताऊंगा ये पेड वाला सिनेरियो है डिविडेंड का। तो पेड वाला सिनेरियो किसी को याद है? सब्सिडरी में 5वां वाला सिनेरियो था। इधर कोई 5 सिनेरियोज नहीं है, इधर नॉर्मल सा सिनेरियो आया करेगा। अच्छा, तो ये कौन सा वाला सिनेरियो है? पेड वाला। तो ये सब्सिडरी के किस से मिलता जुलता लग रहा है? कौन से वाले सिनेरियो से? 5वें से। तो अगर पे करने वाला पे कर दे, रिसीव करने वाला रिसीव कर ले, तो बैलेंस शीट के एंगल से सोच रहे हैं अभी, तो बैलेंस शीट के एंगल से सोचें कोई रिसीवेबल पेबल पड़े होंगे, तो इसलिए कुछ करने की जरूरत बैलेंस शीट के सवाल में नहीं है। अच्छा, अब सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट विल बी द शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट जब हम पी एंड एल बनाएंगे। ये वर्किंग नंबर कौन सी है? एक्सेलेंट, 5.1 मांग रहा है। आगे बताएं, व्हाट विल बी द अमाउंट शोन इन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन बैलेंस शीट। ये वर्किंग कौन सी मांग रहा है? वर्किंग नंबर 7 मांग रहा है, जिसे हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का नाम देते हैं। अच्छा, पेरेंट ने सब्सिडरी को मिड ऑफ ईयर में खरीदा या कई साल पहले खरीदा हुआ है? देखिए 30 जून 14 हमारा साल है, तो जब अक्टूबर 13, तो इसका मतलब है हमारे साल के दरमियान में कहीं जाकर खरीदा पेरेंट ने सब्सिडरी को। क्लियर? तो अब मोहतरम मैं सवाल स्टार्ट करने लगा हूं, लेकिन यार वर्किंग 6 में कर लेता हूं पहले। वर्किंग 6 इसमें करनी पड़ेगी। वर्किंग 6 भाई किस लिए करनी पड़ेगी? वर्किंग 6 मोहतरम इसलिए करनी पड़ेगी ताकि मुझे ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग मिसिंग है वो निकल आए, और प्री वाली रिटेन्ड अर्निंग अगर निकालनी है तो उसमें हेल्प हो जाएगी। क्लियर? तो वर्किंग 6 इस सवाल में मैं करता हूं, वहां से फिर आगे बात शुरू करते हैं। एक बात वर्किंग 6 के लिए याद रखिएगा, अल्लाह करे मिल जाए। वर्किंग 6 के लिए एक बात याद रखिएगा, हाँ जी, कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है जी? वर्किंग 6 में डिविडेंड सिर्फ उस वक्त डालेंगे जब अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर चुका हो। क्लियर? ये बात पूरी कंसोलिडेशन के लिए आपने याद रखनी है। और एक बात और भी सुन लें, वर्किंग 6 कोई कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट नहीं है। वर्किंग 6 क्वेश्चन का पार्ट है। क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट भी दी हुई है, क्वेश्चन के अंदर पी एंड एल भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में उसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी देनी चाहिए। अगर वो नहीं देता स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, तो हम उसका जो रिटेन्ड अर्निंग कॉलम होता है वो वर्किंग 6 में बनाते हैं। तो क्योंकि वर्किंग 6 क्वेश्चन का पार्ट है और अकाउंटेंट वाली फिगर से खेलना मकसूद होता है, तो बताएं क्या अकाउंटेंट ने, मुझे सोच के बताएं, क्या अकाउंटेंट ने डिविडेंड पे कर दिया? पे, अगर पे कर दिया तो रिकॉर्ड, तो वर्किंग 6 में डिविडेंड सिर्फ उसको डालेंगे जब, तो इसका मतलब है हमारे आज वाले सवाल में भी अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर चुका है। इसलिए वर्किंग 6 में अगर कोई हमने ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग वगैरह मिसिंग निकालनी है तो वो डिविडेंड अकाउंटेंट वाला शो करके निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसने भी रिकॉर्ड किया हुआ है। तो जो अकाउंटेंट कर चुका है वो करें आप, ताकि मिसिंग फिगर्स निकलें। पेज नंबर चलें, वर्किंग 6 का पैटर्न 834। वर्किंग 6 करते हैं जल्दी से। आज जो मैंने आपको होमवर्क में सवाल देना है, उसमें जो वर्किंग 6 होगी उसमें आपको सबके लिए वर्किंग 6 करनी पड़ेगी, पी के लिए भी, एस के लिए भी और ए के लिए भी। अच्छा जी, हमारा साल शुरू कब हो रहा है जी? ओपनिंग यकम जुलाई 13, और क्या आते हैं इधर आपको पता है? प्रॉफिट डिविडेंड इफ रिकॉर्डेड बाय
अगर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया हुआ है तो वर्किंग 6 में डालेंगे, अकाउंटेंट ने नहीं रिकॉर्ड किया हुआ तो बिला वजह वर्किंग 6 में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्किंग 6 इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। 30/9/2014। चलें जी, बताएं भाई एसोसिएट की क्लोजिंग आ रही कितनी है? क्लोजिंग आ रही किस दिन की है ये? 30/14। अभी कोई कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट नहीं करनी, अनएडजस्टेड फिगर्स यहां पोस्ट होती हैं। अकाउंटेंट वाली डिविडेंड पे कर दिया तो अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, 10% डिविडेंड दिया है तो 10% डिविडेंड बोले किस पे दिया है? 500 के ऊपर 10% डिविडेंड दिया, तो 500 का 10% कितना? 50। अच्छा, मैंने P&L काट दिया था क्योंकि मैंने P&L अभी बनाना नहीं, आपको पता है हमारी आदत है बैलेंस शीट का सवाल टैली करके फिर P&L बनाते हैं। लेकिन ये चीज मुझे बताएं, P&L में से प्रॉफिट तो भी उठाना पड़ेगा ना मुझे, वो तो वर्किंग 6 का पार्ट है ना कि कोई बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट में करने लगा, तो मजबूरन मुझे P&L कटे हुए में से 120 उठाना पड़ा ताकि मेरी वर्किंग 6 बने। चलें बैलेंसिंग 200 प्लस 50 माइनस 120 130। अच्छा जी, वर्किंग 6 तो मैंने एहतियात के दर्जे में कर लिया ताकि मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो मिड ऑफ ईयर एक्विजिशन थी मैं उसको यूज कर सकूं। इधर ले आओ, अब सवाल की पहली रिक्वायरमेंट पढ़ें। व्हाट अमाउंट विल बी शोन एज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो हमें कौन सी वर्किंग चाहिए? वर्किंग 7। कौन सी वर्किंग चाहिए? वर्किंग 7। ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में किया होगा एक दिन। वर्किंग 7 क्या होती है? ऐसे ही जरा टाइम करने लगा। वर्किंग 7 पेज 823 पे किया था। वर्किंग 7 क्या होती है? वर्किंग 7 में इन्वेस्टमेंट्स आती हैं एट कॉस्ट, इसके बाद आते हैं क्लोजिंग माइनस प्री, क्लोजिंग माइनस, बस ये दो बेसिक एडजस्टमेंट्स आती हैं, बाकी तो इंपेयरमेंट पता नहीं हो ना हो, फिक्स एसेट बेचना, स्टॉक बेचना होना, ये दो बेसिक एडजस्टमेंट्स हैं इसकी। सबसे पहले सवाल में भी की थी जो हमने क्लास में किया था, हाँ कल वाले होमवर्क में भी थी। चलें जी, वर्किंग 7 कहां से शुरू होंगी जी? 65, और हमें इसके बाद क्या चाहिए? क्लोजिंग माइनस प्री। वर्किंग 7 क्या हेडिंग होती है जी? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। और कुछ बच्चे ग्रुप में सवाल पूछते हैं, सर ये पेपर में जब सवाल आएगा तो हम भी वर्किंग 6 और 7 से शुरू करेंगे, और मेरे भाई 1 और 2 लिख देना यार। नहीं सर 1 लिख के तो एडजस्टमेंट अकाउंट जहन में आता है, तो पेपर में वैसे ही नहीं दिमाग चल रहा होता। अब क्या करें भाई, फिर वर्किंग 6 और 7 लिख देना, थोड़ी देर बाद जब कर लोगे तो काट के 1 और 2 कर देना, एक नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर इसका, एक नंबर नहीं काटेगा। खाली वर्किंग 6 7 पेपर में करनी पड़ी, वर्किंग 6 7 कर देना, 6 7 लिख के जब पोस्ट करने लगो फेस पे तो काट के 1 कर देना इसको। ये तरीका नहीं 1 करने का, ऐसे काट के बस 1 कर दीजिएगा। अच्छा जी, वर्किंग 7 इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट बोले जी कितनी है? 65। अच्छा, इधर आपको रिटेन अर्निंग चाहिए होती है, और ये फिगर आपको याद है फिर सीआरई में जाती है, सीआरई में जाती है, और ये क्या होती है? इसका फॉर्मेट क्या होता है? क्लोजिंग माइनस प्री। लेकिन इस टॉपिक में 7 परसेंटेजेस लगानी है। हमने कितने परसेंट रिक्वायर किया? 30%। ओके, ओ भाई इधर की क्या फिगर है? ओ भाई ना जा स्क्रीन पे, उधर ना कैमरा लेके जा। ये क्लोजिंग भी इधर ही है, प्री भी इधर ही है। ये देखें क्लोजिंग, अब किस दिन की है प्री, जरा मुझे ये बता दें। क्लोजिंग का क्या मतलब है? 30/14, और प्री का क्या मतलब है? सवाल वाली, सवाल में डेट बताएं क्या है? 1 अक्टूबर 13। अब मुझे किस दिन की रिटेन अर्निंग चाहिए? बड़ी देर था, मुझे किस दिन की रिटेन अर्निंग चाहिए? 1 अक्टूबर 13 की। तो पहले मुझे क्लोजिंग लिखवा दें आप, क्लोजिंग लिखवा दें। कितनी जी? 200। और प्री आपको पता है हम कैसे निकालते थे? आप एसआरई का अकाउंट जहन में लाएं, एसआरई के अकाउंट में हम यहां क्लोजिंग लिखते थे, एसआरई का लस लिख के, और यहां माइनस करते थे प्री। और प्री में आपको याद होगा मैं कहता था ब्रॉड डाउन में 3-4 महीने का प्रॉफिट डालो। ये बाकी लोगों को याद आ रही ब्रॉड डाउन में। तो एसआरई अकाउंट में ना जरा प्रॉपर तरीके से चीजें हो रही होती हैं। कैसे? क्लोजिंग माइनस प्री, फिर पोस्ट दोनों में बांटा जा रहा होता है। तो इधर भी वही काम कर रहे हैं, क्लोजिंग माइनस प्री। तो प्री आपको पता है कैसे निकलती है? प्री निकलती है बीडी डाल के बीच में। बीडी कितना है? 1/3। प्रॉफिट ये साल का है 120, साल का है। हमने कब खरीदा एसोसिएट को? 1 अक्टूबर को। तो कंसोलिडेशन से पहले वाली अर्निंग मुझे चाहिए होती है प्री में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने के प्रॉफिट्स प्री में जाएंगे।
बोले कितने प्रॉफिट्स हैं? ये क्या आ गई, छोटा सा लिख लिया ये ना, ये फुट नोट होता है, डबल इंडर लाइन, ये फुट नोट होता है, किसी भी वर्किंग में फुट नोट डाल सकते हैं आप, ये फुट नोट है। क्या जवाब आया? 160। चले जी, 200 माइनस 160 इंटू 30%। अब सर जी बिल्कुल, अब इधर सवाल में आओ। अच्छा भाई इधर देखें, इधर देखें, ये एडजस्टमेंट हो गई, हो गई। अच्छा मुझे बताओ भाई, डिविडेंड अगर पेड हो जाता था, पेड, तो 5 सिनेरियोस आपने पढ़े थे सब्सिडरी में, तो ये पेड वाला सिनेरियो सब्सिडरी में क्या करते थे? बैलेंस शीट बनाते हुए इग्नोर, याद आ रहा है क्वेश्चन 12 का सिनेरियो नंबर 5, तो पेड वाले सिनेरियो को क्या करते थे? इग्नोर। तो इधर भी पेड वाले सिनेरियो को बैलेंस शीट बनाते हुए इग्नोर करते हैं, बस खत्म हो गया। बैलेंस शीट तक की एडजस्टमेंट्स वर्किंग 7 ही होती हैं। चलें जी, 77 सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट सॉल्व हो गई है। बता दें जी क्या जवाब आया है? 70। तो रजिस्टर में कहीं ऊपर करके लिख लें, पॉइंट बी का जवाब है 77। ये तो वर्किंग चल रही है ना, 30/14 को 77 कैरी डाउन के तौर पे आएगा। अब ये कौन सी एडजस्टमेंट करनी है हमने? पॉइंट नंबर ए। अच्छा, पॉइंट नंबर ए करने से पहले अगर मैं आपको ये बताऊं तो वर्किंग 5 और 5.1, तो ये आप साथ लिख लें, ऐसा ही है जी, वर्किंग 5.1। ओके, अब आप मुझे बताएं, इस टॉपिक में साथ साथ परसेंटेजेस लगानी है। एक फिगर है जिसपे परसेंटेज लगानी होती है, वो मैंने कहा था इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब लफ्ज लिखते हैं ना इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो फिर वो हमारी इन्वेस्टमेंट की इंपेयरमेंट है। तो बाकी इस टॉपिक में साथ साथ परसेंटेजेस लगानी होती हैं। और अब मुझे बता दें 120 पे कितने फैक्टर लगाने हैं? मैंने एक दिन क्लास में बताया था 120 पे 2 फैक्टर लगाएंगे। एक तो 120 सारा हमारा है, ये 120 30% हमारा है, एक 30% वाला फैक्टर लगना है। ये तो हर सवाल में लगना है। अगला सवाल कभी कभी फैक्टर लगना है, वो क्या? 120 सारे में का कंसोलिडेट करना है या 120 में से 9 मंथ्स कंसोलिडेट करने हैं? 9 मंथ्स कंसोलिडेट करने हैं। डन। तो 120 सारे महीने का, 12 महीने का हमारा है या 9 मंथ्स का हमारा है? 9 मंथ्स का हमारा है। और जो 9 मंथ्स का निकल आएगा वो सारा हमारा है या उसमें से भी सिर्फ 30% हमारा है? क्लियर? तो आज 2 फैक्टर लगेंगे। वर्किंग 5 पॉइंट, क्या हेडिंग होती थी इसकी? 5.1 हेडिंग नहीं होती थी, वो इसका नंबर होता था ए प्रॉफिट। ए प्रॉफिट बोले जी, ए का प्रॉफिट कितना है? 120। 120 इसके पूरे साल का प्रॉफिट है। एक पुराना काम करें, पुराना काम जो पहले करते थे, नहीं जो पहले करते थे, 120 का 30% हमारा है। अब ये 30% हमारा सारे साल का है या आज 9 महीने का हमारा पोर्शन है? 9 महीने जी, बोले 27। ओके, बताएं जी कैरी डाउन कितना आ गया? कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, 27। हैंड रिटन पेज 4 के ऊपर वर्किंग 5.1 का भी फॉर्मेट बना हुआ है। वर्किंग 5.1 का भी फॉर्मेट बना हुआ है हैंड रिटन पेज 4 के ऊपर। शेयर ऑफ पैट फ्रॉम एसोसिएट, जिसको मैंने ए प्रॉफिट लिखा है, ए प्रॉफिट लिखा है। पी शेयर इन प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट इंटू 9/12 इंटू 30%। मैंने 30% पहले लगा दिया, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। डन। और वर्किंग 5.1 में आपको पता है क्या चीजें आती हैं? किसने बेचा? ए ने। किसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया? ए ने। कौन प्रॉफिट उल्टाए? ए का प्रॉफिट यहां उलटता है। स्टॉक का भी ए टू पी वाला और पीपी का भी ए टू पी वाला, और इंपेयरमेंट लॉस इधर आता है। ये वर्किंग 5.1 का फॉर्मेट है। ये तो ऐसे बीच में एक बात ज़हन में मैंने बता दी। चलें जी वापस आ जाए। तो अगर आप परेशान हो रहे थे ना कि वर्किंग 5.1
खुली और खत्म हो गई, तो फिर आपको सोच लेना चाहिए था ना, ना ए टू पी कुछ सेल ऑफ स्टॉक है, ना ए टू पी फिक्स्ड एसेट है, ना इंपेयरमेंट है, तो इसलिए वर्किंग 5.1 खुली और खत्म हो गई। ओके डन। अब एक काम रह गया हमारा छोटा सा, वो सवाल के मेरा नहीं ख्याल वो सवाल की रिक्वायरमेंट है, हमें अपनी तरफ से करना पड़ेगा। वो मैं बनाने लगा हूं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो सवाल ने मांगी नहीं हुई, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, पी ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एड अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक लाइन ऊपर छोड़ते हैं आपको पता है, इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और फिर एट्रीब्यूटेबल और सारा वो, तो यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल आता है और फिर एट्रीब्यूटेबल टू और वो सारा डन। ओके अच्छा मोहतरम, जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ना, जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें हमारी नजर प्रॉफिट्स पे नहीं होती, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारी नजर होती है डिविडेंड पर, लेकिन जब कंसोलिडेशन हम शुरू कर देते हैं तो हमारी नजर डिविडेंड से हटकर चली जाती है प्रॉफिट्स पर। ये बात आपसे यस्टरडे वाली क्लास में की थी कि हमारी नजर हटके चली जाती है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हम इनकम्स में डालते हैं डिविडेंड, लेकिन कंसोलिडेशन पर्पस के लिए हम पीबीटी से ऊपर डाल देते हैं वर्किंग 5.1 से शेयर ऑफ प्रॉफिट। कल जाते जाते ये बात की थी आपसे, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम डिविडेंड इनकम डालते हैं और इन्वेस्टमेंट के अकाउंट को नहीं छेड़ते, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम जो है वो शेयर ऑफ प्रॉफिट डालते हैं। क्लियर? अच्छा अब इधर आएंगी मोहतरम, अब ये ना पी की कोई अदर इनकम है, हो सकता है इसमें काफी सारी इनकम्स हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सवाल में लिखा हुआ है एसोसिएट ने डिविडेंड पे कर दिया है, तो बताएं क्या पेरेंट ने रिसीव कर लिया होगा? और मुझे बता दें ये कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी हुई है, ये बैलेंस शीट सेपरेट वाली दी हुई है और ये प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेट वाला दिया हुआ है। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट नजर आ रही थी कॉस्ट पे, कल बनवाई थी बैलेंस शीट, और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से डिविडेंड इनकम नजर आ रही थी। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे नजर आ रही थी और डिविडेंड इनकम नजर आ रही थी। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे नजर आ रही थी, सवाल बताए ना बताए, और पी की अदर इनकम में एसोसिएट का डिविडेंड नजर आ रहा होगा इनकम के तौर पर। ये दो चीजें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर आ रही थी, और हमने अब क्या करना है, हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए उसके डिविडेंड इनकम पे नजर रखनी है, या हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए उसके प्रॉफिट पे नजर रखनी है? प्रॉफिट पे नजर रखनी है। ओके तो पहले एक काम कर लेते हैं, पीज शेयर ऑफ ए डिविडेंड निकाल लेते हैं जैसे हम सब्सिडरी में निकालते थे, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो फुट नोट के तौर पे, कहीं फुट नोट के तौर पे, पीज शेयर ऑफ ए डिविडेंड, ए ने कितना डिविडेंड सारे लोगों को बांटा? 50। उस 50 में से हम खुश नसीबों का कितना 15 हमारा, 15 हमारा। क्लियर? अच्छा मुझे ये बता दें सवाल में अनएडजस्टेड फिगर कितनी आ रही है? 16 की। तो ये तो 16 इसकी कोई अपनी अदर इनकम होगी पेरेंट की, ये 16 की इसकी अपनी अदर इनकम होगी। इस अदर इनकम में 15 तो हमें एसोसिएट से डिविडेंड आ रहे हैं, बाकी कोई हमारी अदर इनकम होगी, कोई हमने अपने फिक्स्ड एसेट बेचे होंगे, कुछ होगा हमारी कोई अदर अपनी अदर इनकम होगी। अब जो मैं कल से बार बार जो है वो चीख रहा हूं बात, वो अब आपने यहां से जरा समझनी है। कल से जो बात बार बार कर रहे हैं, आप कंसोलिडेशन करते हुए पड़े हुए डिविडेंड को उड़ा दें। अभी आपने देखा कल भी हमने 4 पे 30% लगाया था, आज भी हमने 50, इसका सारा डिविडेंड है, उसमें हमारा कितना है 15, 7 परसेंटेज लगानी है इस टॉपिक में। अब कंसोलिडेशन करते हुए क्या करें, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिविडेंड उड़ा दें। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिविडेंड पड़ा हुआ ना, तो कंसोलिडेशन करते हुए ये वाला डिविडेंड उड़ा दें और इसकी जगह किसको गले लगा लें? प्रॉफिट्स को। तो ये काम होने लगा है, जरा देखिएगा कैसे। मुझे कोई कंसर्न नहीं कि पेटी से निकल के मुझे कितना मिला, अगर पेटी से निकल के 15 मिला भी है तो इसको फारिग करें। और आपको याद है पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड भी माइनस करते थे। आप बता दें मैं बड़ी सोच रखूं, अदर इनकम में डालूं डिविडेंड या उसके प्रॉफिट्स पे नजर रखूं? अब ये डिविडेंड निकालो, ये तो बड़ी छोटी सी अमाउंट होती है, डिविडेंड निकालो और उसके प्रॉफिट पे नजर रखो। तो ये लाइन हम डाला करते थे, बोले ये लाइन की हेडिंग क्या थी? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। कितना?
20। क्या निकाल के क्या डाल दिया है? डिविडेंड निकाल के प्रॉफिट डाल दिया है। देखिएगा उसका, एक सेकंड बस और देखिएगा, उसका सारा डिविडेंड कितना था, उसमें से हमारा, तो हमारा हिस्सा हमारे हिस्से में पड़ा होगा, इसको निकाल दिया। उसका सारा प्रॉफिट कितना था? 100, उसमें हमारा कितना? 30% हमारा, तो 30% जो हमारा है वो हमारा कंसोलिडेट कर दें। तो ये बात कल हो रही थी कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या पड़ी होती है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या पड़ी होती है, इसको निकाल देना होता है। इसकी जगह क्या डाल देना होता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। तो इसलिए आज हमने 15 को निकाल दिया है, उसकी जगह क्या डाल दिया? 27। नोट कर लें। अब हमारे, हाँ ठीक है, मुकम्मल हो गया साहब। वो भी डिस्कशन होनी है हमारी। ओके, उधर ही रखें कैमरा। अच्छा, अब ना जाते जाते ऐसी छोटी छोटी बातें बस सुन लें, ऐसे हल्की फुल्की। वर्किंग 7 में इन्वेस्टमेंट किस पे आती है? कॉस्ट पे। पहले कॉस्ट पे आती है। किस पे आती है? कॉस्ट पे। इसके बाद यहां हमेशा आने आंखें बंद करके क्लोजिंग माइनस फ्री। ओ भाई एसआरई में भी तो यही होता था, क्लोजिंग माइनस फ्री। यहां हमेशा क्या आना है? और यहां हमेशा क्या आना है? उसका प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट। अब प्रॉफिट एसोसिएट का कितना आना है वो डिपेंड करता है कि हमने पूरा साल के लिए खरीदे रखा है या साल के मिड में खरीदा। तो बस जाते जाते दो बातें याद कर लें सिर्फ। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या आना है? क्लोजिंग माइनस फ्री। ये तो छोड़ो ना, ये तो इंशाल्लाह इसमें गलती नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या आना है? क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग माइनस फ्री रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग से हम इसलिए खेलते हैं कि ये बैलेंस शीट का आइटम है, वर्किंग 7। और इधर फॉर द ईयर चीजों से इसलिए खेलते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का। और आखिरी बात, अदर इनकम में से डिविडेंड निकाल दिया करेंगे और डाला किस नाम से करेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। इसकी अब हम रिवीजन करते हैं। एमसीक्यू, जैसे कि हमने सिंपल ही किया, इसमें इवनली वाला वो भी हो सकता है, वो जो इन्वेस्टमेंट इनकम, हाँ हो सकता है, कोई मसला। अच्छा मोहतरम, मैं एमसीक्यू नंबर 15 करें। एमसीक्यू नंबर 15 इसी बात की रिवीजन। पेज नंबर 684। मैं एक लाइन काट रहा हूं इसलिए स्क्रीन से देख के करें। पेज 684। यूशिया लिमिटेड ऑन्स 30% ऑफ। अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसकी रिक्वायरमेंट भी काट रहा हूं। रिक्वायरमेंट पढ़ लें एक दफा। व्हाट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड, विल इट रिकॉर्ड इन इट्स इन्वेस्टमेंट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट? क्या पूछ रहे हैं, वर्किंग 5.1 या वर्किंग 7? और भाई एज एट लिखा हुआ है, फॉर द ईयर नहीं लिखा हुआ, तो ऑब्वियसली फिर ये वर्किंग 7 ही होगी। वर्किंग 5 तो फॉर द ईयर होती है ना, उसमें तो आता है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है। अभी क्या पूछ रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कितनी नजर आनी है, किस बैलेंस शीट में? कंसोलिडेटेड। एक लाइन मैंने आपके सामने काट दी है, बाकी जल्दी जल्दी कर लेते हैं रिवीजन। आप वेट, आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, बजाय के आगे पढ़ लें। वर्किंग 7 क्या क्या हेडिंग होती है? इन्वेस्टमेंट इन, इधर देखें, यूशिया लिमिटेड ऑन, एक तो 30% जानने छोड़ा, किसी साल में 40% ही आ जाए। यूशिया लिमिटेड ऑन 30% ऑफ हुसैन लिमिटेड विच इट परचेज्ड ऑन यकम मई 2017 फॉर रुपीज 2.5 मिलियन। तो बोलें जी यहां कितना आएगा? 2.5। डन, आगे चलें। एट दैट डेट ऑन यकम मई 17 हुसैन हैड रिटेन्ड अर्निंग ऑफ 5.3। वर्किंग 6 की जरूरत नहीं है, प्री रिटेन्ड अर्निंग गिवन है। अच्छा वैसे मुझे बता दें कि हमारा साल कब खत्म हो रहा है? हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 31 अक्टूबर 17 को। नीचे रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है, मैंने मिटा दिया हुआ है। तो शुरू कब हो रहा होगा? यकम सितंबर 16 को। तो हमारी एक्विजिशन कब की है? मिड ऑफ ईयर, यकम मई 17, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 महीने। ये नवंबर होगा, हाँ सही कह रहे हो आप, ये नवंबर होगा। अच्छा बहरहाल उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात पे जो मैं कर रहा था। हमारी एक्विजिशन कब से है? यकम मई से। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, डन। 6 महीने से हमने कार्य किया हुआ। लेकिन हम इस चक्कर में क्यों पड़े हैं? इस चक्कर में तो तब पड़े ना
जब उसने हमें प्री रिटेन अर्निंग मिसिंग की हो। आप बताएं वर्किंग 6 की जरूरत है या प्री गिवन है? प्री गिवन है। अल्लाह करे क्लोजिंग भी दे दे। यूशिया लिमिटेड ओन्स, बढ़ते हैं आगे सवाल पढ़ लिए। एट दैट डेट हुसैन लिमिटेड हैड रिटेन अर्निंग ऑफ 5.3। तो 5.3 क्या है जी? प्री। सीआरई में जानी होती है क्लोजिंग माइनस प्री। अबे क्लोजिंग कितनी है? छोड़ें अभी, तरतीब से चलें जो सवाल दे रहा है। प्री कितनी है? मेहनत करके निकालनी नहीं पड़ेगी, गिवन है 5.3। एट द ईयर एंड डेट ऑफ 31 अक्टूबर हुसैन हैड रिटेन अर्निंग ऑफ 6.4। आगे वाली बात छोड़ें, क्लोजिंग कितनी आ गई? तो भी थोड़ी देर पहले हमने क्या फॉर्मेट सीखा बताएं? क्लोजिंग माइनस प्री मेहनत करके निकालनी पड़ी थी, लेकिन इस सवाल में गिवन पिछले सवाल में मेहनत करके निकालनी पड़ी थी। मैंने एक लाइन काटी हुई है, रेड से मैं ज्यादा क्लियर करने के लिए आपको काट देता हूँ वो लाइन। एक लाइन मैंने काटी हुई है। ऑन 30 सितंबर 17 को, ये तो एडजस्टमेंट डाल रहा है। यूशे कौन है? पेरेंट। पेरेंट सोल्ड गुड्स फॉर 7 लाख टू एसोसिएट। अच्छा जी, पेरेंट ने बेची है किसको? एसोसिएट को। ओके, बताएं जी सोल्ड कितनी है? 700,000। लेकिन हम सवाल करना चाह रहे हैं रुपीज इन मिलियन में। भाई ये 2.5 मिलियन है। हम सवाल किस में करना चाह रहे हैं? जरा 7 लाख को मिलियन में कन्वर्ट करें। 7 लाख, कैलकुलेटर पकड़े ना अगर किसी को मसला है। 7 लाख को मिलियन में कन्वर्ट करें, डिवाइडेड बाय 1 मिलियन कर दें, 0.7 आ जाएगा। तो सोल्ड कितनी? 0.7। अनसोल्ड, हुसैन हैड रीसोल्ड नन ऑफ दीज गुड्स। वो आगे बिल्कुल भी नहीं बेच सका। तो बोलें जी सारी की सारी क्या? अनसोल्ड। अनसोल्ड का प्रॉफिट 0.7 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 30। इसका मैं टाइम नहीं दे रहा, अब इन चीजों पे टाइम नहीं लगाना। 0.21। एक रेड मार्कर से लाइन डालें, पीस शेयर। याद है लाइन? 0. इस टॉपिक में 7% लगाते रहने। 0.21 इंटू 0.063। सोल्यूशन में कैसे लिखा हुआ बताएं? 0. क्या? नहीं, ये देखें 30% है। सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है? 0.05 लिखा हुआ है। ये क्या किया है? ओ भाई ये मार्जिन है, मार्कअप है। ऑन 30 सितंबर 2017 यूशे सोल्ड ₹7 लाख ऑफ गुड्स टू हुसैन ऑन विच इट मेड 30% प्रॉफिट। आपने किस पे लिया? ऑन कॉस्ट लिया, ऑन सेल लिया? भाई सवाल खामोश होगा तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होता है। ये आपको एक दिन पहले भी बताया था। आईकैप तो इसी तरह कर रहे हैं, बस असम्पशन है ना, लोग ले रहे हैं। नहीं, मैंने कहा था जो भी ले लो। नहीं, वो मैंने किसी और बात में की थी। वो मैंने इसलिए की थी कि मार्कअप और मार्जिन परसेंटेज मिसिंग है, तो आपकी मर्जी है मार्कअप परसेंटेज निकालने या मार्जिन परसेंटेज निकालने। वो ये बात की थी। परसेंटेज इज गिवन टुडे, तो 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। असल में ना इसके पीछे रैशनल भी है, इसकी असम्पशन के पीछे। आम दुकानदार जो होते हैं ना, आम दुकानदार वो इसी तरह करते हैं, यार 100 रुपए की बोतल खरीदी है, 30 रुपए डालो, 130 की बेच दो। तो इसलिए ऑन कॉस्ट लेंगे इसको, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 30। जी कितना आ गया? सोल्यूशन में कितना लिखा हुआ है? 0.162 तक लिखा हुआ है। ओहो, अच्छा चलें जी, 0.162 इंटू 30%, 0.05। किसने बेचा? पी ने। जरा नजर मार लें आप बेशक। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। बैलेंस शीट के लिए कौन सा पेज है? पेज 4 है, पेज 2 है? पेज 4 है, पेज 2 है? पेज 2 है बैलेंस शीट के लिए। अच्छा पेज नंबर 2 पे आ जाएं आप लोग ना। बेशक सेल ऑफ स्टॉक है, किसने बेचा? पी ने। किसने खरीदा? ए ने। तो ए का स्टॉक तो नजर आ ही नहीं रहा। बेचा किसने? पी ने। पी का प्रॉफिट सीआरई में पड़ा होगा, सीआरई डेबिट। और खरीदा किसने? तो ए का स्टॉक तो नजर आ नहीं रहा। आ जाके जोर किस में निकालना है? इन्वेस्टमेंट। अच्छी रिवीजन हो रही है। इसकी एंट्री बता दें जी, कितने से? 0.05 से। असम्पशन लेनी थी, आंसर तो बदल जाता फिर बदल जाता। मेरे तो ख्याल से गलत होना था। असम्पशन यही होती है बेसिक के कॉस्ट पे है। और भाई अब इसको अगर आप नोट करें तो सॉरी, सोल्यूशन में भी हुई है। ये तो आसान एडजस्टमेंट है। 0.05 किससे किसकी तरफ था? P2 स्टॉक की एडजस्टमेंट थी। डन। कैरी डाउन से पहले मुझे बता दें इस फिगर पे आपने परसेंटेज लगा के 6.4 माइनस 5.3 इंटू 30%, 0.33 सोल्यूशन में। ओके कैरी डाउन
2.78 डन ओके एक लाइन मैंने कटवाई हुई थी उसे मैंने स्काई ब्लू में हाईलाइट कर दिया है लेकिन इससे पहले एक चीज नहीं पीएनएल मांगा ही नहीं इससे पहले एक चीज ये क्वेश्चन हमारा कौन सा इससे पहले कौन सा क्वेश्चन चल रहा था क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपके सामने वर्किंग 7 का फिर उस लाइन की तरफ में आता हूं जरा उस लाइन की तरफ में आता हूं मैं आपके सामने वर्किंग 7 का एक मॉडिफाइड वर्जन रखने लगा हूं न्यू वर्जन मोबाइल वाले भाई वर्किंग देखो इतनी टेंशन से बुक को नहीं देख सकता बंदा वर्किंग 7 का एक न्यू वर्जन आपके सामने रखने लगा हूं और अल्लाह करे उस न्यू वर्जन से हमारा जवाब 77 ही आ जाए अल्लाह करे उस न्यू वर्जन से हमारा जवाब 77 ही आ जाए अच्छा जी वर्किंग 7 का एक नया वर्जन में कराने लगा हूं किस क्वेश्चन के लिए वापस आ रहा हूं क्वेश्चन 9 अच्छा जी इन्वेस्टमेंट्स कितनी है 65 चुप भाई चुप अगर मैं क्वेश्चन 9 में वापस आता हूं तो क्वेश्चन 9 के अंदर मेरा जो ईयर एंड था वो क्या था किसी को याद है 30 जून 2014 और स्टार्ट कब हो रहा था यकम जुलाई 13 और मुझे बता दें किस दिन हमने बाय किया था यकम अक्टूबर 13 अच्छा अब क्या आप ये कह सकते हैं कि मेरी जब से एसोसिएट ने बिजनेस शुरू किया है जितना कमा रहे हैं यहां तक की रिटेन अर्निंग को प्री कहते हैं और इसके बाद वाली जो रिटेन्ड अर्निंग होती हैं इससे पोस्ट कहते हैं और इसको कहते हैं क्लोजिंग यहां तक बात समझ लें जिस दिन हमने किसी कंपनी को खरीदा उससे पहले जो ये कंपनी कमा चुकी है इधर 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 सारे जिस दिन हमने किसी कंपनी को खरीदा इससे पहले जो कमा चुकी है प्री बच्चे समझते हैं 3 महीने मैं कहता हूं बीडी डाल के प्री निकालो प्री 3 महीने नहीं होता अच्छा इससे पहले जो कमा चुकी है देखो देखो इससे पहले जो कमा चुकी है प्री और इसके बाद जो कमा चुकी है पोस्ट इसके बाद जो कमा चुकी है तो क्लोजिंग में से हम प्री माइनस करते थे क्या आ जाता था लेकिन पोस्ट डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं 9 बटा 12 करके सोचे जरा और बताएं जल्दी क्लोजिंग माइनस क्या निकला है तो पोस्ट अगर प्रॉफिट को मैं 9 बटा 12 कर दूं तो भी तो पोस्ट आ सकता है अच्छा डायरेक्ट अगर मैं पोस्ट निकालना चाहूं वैसे मैंने सीखा क्या हुआ यहां पे क्लोजिंग माइनस प्री लेकिन डायरेक्ट पोस्ट निकालना चाहूं तो मुझे प्रॉफिट बताएं एसोसिएट का 12 महीने का कितना है 1 खरीदे हुए तो मुझे 9 महीने हुए ना इसमें तो बीडी नहीं डालना पड़ता खरीदे हुए तो मुझे 9 महीने हुए 120 इंटू 9 बाय इंटू 30% एक्सेलेंट जी बोले 27 क्लियर ये मेरा कौन सा प्रॉफिट आ गया ओहो इधर से कंपेयर ना करें सर इधर भी यही निकला था ठीक है वो पोस्ट ही निकलता है इधर भी बहरहाल इधर भी फिलहाल इधर नहीं जिस तरह मैं बताना चाह रहा हूं तो बताएं क्लोजिंग माइनस प्री इज इक्वल टू देन पोस्ट कैन आल्सो डायरेक्टली बी कैलकुलेटेड डन अच्छा अब ना अगर आप इस पैटर्न पे चलेंगे तो फिर आपको डिविडेंड इन्वेस्टमेंट में डालना पड़ेगा तो कैरी डाउन आपका सही आएगा अभी मैं बताता हूं क्यों थोड़ा सब्र करें बस फिलहाल बात सुने मेरी अगर आप इस तरह चलेंगे ना अब एमसीक्यूज कुछ ऐसे आ रहे हैं जिसमें वो देता ही पोस्ट है तो फिर इस तरह भी चलाना सिखाना पड़ेगा ना तो अगर सवाल में डेटा इस तरह देके खाली प्रॉफिट गिवन हो और बाकी डेटा ही गिवन ना हो तो खाली पोस्ट से खेलना पड़ेगा एक तरीका बेहतरीन तरीका क्या है क्लोजिंग माइनस प्री से खेलें यह आला तरीका है अदना तरीका क्या है पोस्ट से खेलें लेकिन पोस्ट से खेलने में एक मसला आएगा पोस्ट से खेलने में एक मसला आएगा वो ये आएगा कि मुहतरम ये वो है जो हमने कमाया है जो मिल गया है वो माइनस कर दो ताकि कैरी डाउन सही आ जाए डिविडेंड डाल के जरा मैं टाई करने लगा हूं फिर अल्लाह करे मेरा कैरी डाउन 77 ही आ जाए कौन सा वर्जन है न्यू वर्जन किस अकाउंट का सिर्फ थोड़ी देर पहले मैंने यहां डिविडेंड नहीं डाला था अब मैं डिविडेंड डालने लगा क्योंकि मैंने जो फिगर उठाई ना वो पीएनएल की है पीएनएल में डिविडेंड माइनस नहीं हुआ होता पीएनएल में प्रॉफिट्स में अकाउंटेंट डिविडेंड कभी माइनस नहीं करता सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अच्छा जी बोले डिविडेंड पकड़े 50 जैसे कल डिविडेंड अवेलेबल था उस पर परसेंटेज 7 लगाई थी इस टॉपिक में परसेंटेज 7 डिविडेंड पकड़े 50 में हमारा कितना और डिविडेंड को कभी मंथ बेस पे पोर्शन नहीं करना होता
डिविडेंड बस सारा ही हमारा होता है जिस दिन मिल जाए। 50 इंटू 30%, 15। अब जरा कैरी डाउन निकालें। 77 कितना कैरी डाउन आया? अब आखिरी बात होने लगी है। आपके जहनों में सवाल आएगा, सर डिविडेंड इधर क्यों नहीं डाला था? मोहतरम, डिविडेंड ये जो मैंने क्लोजिंग उठाया था ना 200, इसमें प्रॉफिट माइनस डिविडेंड के बाद ये 200 आया था। ये 200 जो मैंने क्लोजिंग उठाया था ना, ये उठाया था प्रॉफिट माइनस डिविडेंड। अब मैंने क्या किया? अब मैंने कहा क्लोजिंग नहीं उठाना, अब मैंने कहा 120 तू आ। जब 120 को कहा तू आ, तो फिर ये तो तू अकेला आया। अब ये जब 120 आया तो 120 तो मैस मचाएगा। पहले मैंने किसको कहा था? तू आ। पहले मैंने आप आ, चलो आप आए। पहले मैंने इस 200 को कहा था क्या? जब ये आप आए थे तो ये तो ऑलरेडी नेट करके आए थे, लेकिन जब मैंने किसको बुलाया? खाली प्रॉफिट को बुलाया। तो भाई प्रॉफिट में तो डिविडेंड माइनस नहीं होते ना, तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या किया करेंगे? डिविडेंड को माइनस किया करेंगे। तो न्यू वर्जन के बारे में, इससे पहले कि आप कुछ अंग्रेजी में या उर्दू में कुछ लिखें, मुझे सादा सी बात बता दें। अगर मैं क्लोजिंग माइनस प्री की अप्रोच पे चल रहा हूं तो वर्किंग 7 में डिविडेंड माइनस नहीं करना पड़ेगा, और अगर मैं क्लोजिंग माइनस प्री की अप्रोच से नहीं चल रहा तो वर्किंग 7 में डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा। एक मिनट, कुछ लिखने से पहले ये हैंड रिटन पेज कितना ऊपर पड़े से नीचे पड़े? कुछ लिखने से पहले हैंड रिटन पेज नंबर 3 में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का भी फॉर्मेट बना हुआ है, वर्किंग 7 का फॉर्मेट भी बना हुआ है। इसमें भी सारी चीजें मत दिखेगा, लेकिन इसमें एक चीज मैं यहां शो करने लगा हूं। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड ओनली इफ इन पॉइंट टू क्या होता था? चेंज इन रिटेन्ड अर्निंग फ्रॉम एक्विजिशन टिल बैलेंस शीट डेट क्या होती है? क्लोजिंग। और एक्विजिशन क्या होती है? प्री। अच्छा तरीका है क्लोजिंग माइनस प्री खेल लो, बुरा तरीका नया पोस्ट से खेल लो। अच्छा तरीका ऊपर वाली ब्रैकेट क्लोजिंग माइनस प्री, बुरा तरीका पोस्ट से खेल लो। डन। अच्छा इधर देखें 30% तो इस पे भी लगाना ही होता था, चाहे क्लोजिंग माइनस प्री करें। पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड सिर्फ इधर कब आया करेगा? क्रेडिट साइड पे। ओनली इफ इन पॉइंट टू, ओनली इफ इन above, instead of retained earning you use PAT of current year। अगर इसमें आप retained earning से नहीं खेल रहे बल्कि किससे खेल रहे हैं? PAT से खेल रहे हैं। और लॉजिक छोटी सी याद कर जाएं, ये जो मैंने 200 उठाया था ये PAT माइनस डिविडेंड था, इसलिए इसमें ये मसला मुझे नहीं आया डिविडेंड डालने वाला। और ये जो मैंने 120 उठाया ये खाली PAT उठाया या PAT माइनस डिविडेंड उठाया? तो PAT में से डिविडेंड क्या करना पड़ा मुझे? माइनस करना। अब जाएं इस सवाल के सोल्यूशन को कहीं जगह थोड़ी सी निकालें इस पे कहीं, तो न्यू वर्जन लिखें वर्किंग 7 का। जगह मुझे छुड़वा देनी चाहिए थी, बहरहाल अब आप पूरी तस्वीर खींच सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है आपके सामने, दोनों वर्जन है वर्किंग 7 के। न्यू वर्जन छोटा सा लिखें। अगर पोस्ट प्रॉफिट उठाएंगे, पोस्ट प्रॉफिट समझ आ रहा है लफ्ज़? पोस्ट वाला प्रॉफिट, अगर पोस्ट वाला प्रॉफिट उठाएंगे तो डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा वर्किंग 7 में। बस ये उर्दू में लिख लें, अगर पोस्ट वाला प्रॉफिट उठाएंगे तो डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा वर्किंग 7 में। अच्छा जी, अब ले आओ भाई कैमरा इधर। एक मिनट मैं ये सारा आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, 5 मिनट वेट करें। इधर यार वो IS 28 इधर है भाई मोहतरम। मैं जबरदस्ती इस क्वेश्चन में वर्किंग 7 करने लगा हूं, वर्किंग 6 क्वेश्चन 15 में मैं जबरदस्ती वर्किंग नंबर
6 करने लगा हूं, इधर कर लेते हैं खुली खुली। वर्किंग 6 एसोसिएट के लिए मुझे ये बताएं कि हो नहीं सकती वर्किंग, वैसे मैं आपको बता दूं कि वो डाटा अवेलेबल नहीं है। मुझे बता दें क्लोजिंग रिटेन अर्निंग कितनी है। क्लोजिंग रिटेन एट द ईयर एंड इट हैड अ रिटेन अर्निंग ऑफ 6 पॉइंट आफ्टर पेइंग डिविडेंड ऑफ 1, आफ्टर पेइंग डिविडेंड ऑफ, इसका मतलब अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया। वैसे भी सवाल खामोश होगा तो मैं बताता अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया हुआ है। डन, ये डिविडेंड पे हो चुके हैं, प्रॉफिट मिसिंग है और ओपनिंग भी मिसिंग है, वो प्री गिवन है शहजादे, वो प्री गिवन है। ओपनिंग भी मिसिंग है, पैट भी गिवन है, पैट भी मिसिंग है, ये दोनों मिसिंग है। इसलिए सवाल ने हमें प्री खुद दे दी थी, लेकिन मेरा सवाल वही है वर्किंग 7 में डिविडेंड सवाल दे रहा है तो मैं क्यों ना माइनस कर दूं। वर्किंग 7 में सवाल डिविडेंड दे रहे, सवाल डिविडेंड दे रहे ना 1 मिलियन का, तो मैं क्यों ना 1 मिलियन पे 30% लगा के यहां शो कर दूं। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं इस सवाल में क्लोजिंग माइनस प्री से खेला था या मैं पोस्ट से खेला था। जरा मैं ये देखा तो मैं क्लोजिंग माइनस प्री से खेला था या पोस्ट से खेला था। बोले 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 मैं किससे खेला था? और प्रॉफिट तो गिवन ही नहीं थे, तो पोस्ट निकल कैसे सकते थे? प्रॉफिट तो गिवन ही नहीं थे। डन, तो प्रॉफिट गिवन नहीं थे तो मुझे मजबूरन किससे खेलना पड़ा? तो जब क्लोजिंग माइनस प्री से खेलते हैं तो क्लोजिंग तक तो प्रॉफिट माइनस डिविडेंड दोनों इफेक्ट आ चुके होते हैं। तो इसलिए मैंने इस एडजस्टमेंट में क्वेश्चन 15 एमसीक्यू में पेपर में दिए हुए डिविडेंड को देख के मैंने कहा पेपर में दिए डिविडेंड को देख के मैंने लिफ्ट नहीं कराई। क्यों? क्योंकि मैं क्लोजिंग और प्री से खेल रहा हूं। लेकिन अगर मैं किससे खेलता, सिर्फ प्रॉफिट पे परसेंटेज लगाता, फिर मुझे क्या करना पड़ता? डिविडेंड को माइनस करना पड़ता। तो लिखें हम क्लोजिंग माइनस प्री से खेल रहे हैं, इसलिए डिविडेंड माइनस हो चुका हुआ है, डिविडेंड की टेंशन नहीं लेनी। न्यू वर्जन या ओल्ड वर्जन? ओल्ड वर्जन चलेगा चपेट में। नहीं नहीं यार ऐसे बोलना नहीं चाहिए, वैसे घर में नहीं बोलता मैं, आप समझो घर में भी ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं बोलते। अच्छा ओल्ड वर्जन है न्यू वर्जन है? ओल्ड वर्जन पे चलाएं, क्यों क्लोजिंग माइनस प्री डिविडेंड, डिविडेंड की टेंशन ना लें। डन। अब जिनको खुलबुली हो रही है ना उनके लिए एमसीक्यू नंबर 16 है, 2 मिनट में आपको दे रहा हूं। अब एमसीक्यू 16 के बाद मैं आपके सवाल लेने लूंगा, उससे पहले नहीं। एमसीक्यू 16 करते हैं 2 मिनट में। जिनकी तबीयत में बेचैनी फैली हुई है वो भी कर दें। पर्दे में रखा होता हमने एमसीक्यू नंबर 16 को। ऑन 1 फरवरी 2011। चलो ठीक है, फिर अपना अपना करते हैं। आप लोग भी व्हाइट बोर्ड पे ना देखें, मैं फॉर्मेट बना लूं। ना देखें व्हाइट बोर्ड पे यार। ये पोस्ट टैक्स प्रॉफिट ना कोई पोस्ट या प्री रिटेन अर्निंग नहीं है। ओ भाई ये पोस्ट या प्री रिटेन अर्निंग नहीं है, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट पैट को कहते हैं। ये पोस्ट और प्री वो वाला नहीं है जो हम लड़ रहे हैं। खुदा के लिए ये पोस्ट टैक्स वो ना समझिएगा जो हम लड़ रहे हैं। ये पोस्ट टैक्स प्रॉफिट कुछ नहीं है, इस ये पैट का नाम है दूसरा। द पैट ऑफ अनम इज 3। पोस्ट वो वाला ना समझ लीजिएगा जो हम सुबह से डिस्कशन कर रहे हैं। तो जी अनम का पैट कितना, अनम लिमिटेड का बोले 3 मिलियन। पोस्ट टैक्स प्रॉफिट का मतलब होता है टैक्स देने के बाद वाला प्रॉफिट, इसका मतलब पैट है। डन, तो वेल डन। एक एडजस्टमेंट भी है वैसे बीच में इम्पेयरमेंट की। प्रॉफिट्स आर एक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर। अनम लिमिटेड मेड अ डिविडेंड पेमेंट ऑफ एट 30 सितंबर। साइमा डिसाइडेड दैट, यानी पेरेंट डिसाइड करता है ना इम्पेयर होगी या नहीं। साइमा ने डिसाइड किया है, यानी पेरेंट ने, कि हमारी ये इन्वेस्टमेंट्स इम्पेयर हो गई हैं। लिखें यार, क्लोजिंग आरी मिसिंग, क्लोजिंग आरी मिसिंग। निकल भी नहीं सकती, ओपनिंग भी गिवन नहीं है ना। वर्किंग 6 कर भी लें तो नहीं निकल सकती। वर्किंग 6 जितनी मर्जी मेहनत करके कर लें नहीं निकल सकती, ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है। क्लोजिंग आरी मिसिंग, ओपनिंग आरी भी मिसिंग। डन। मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ करूं? वर्किंग 6 कैन नॉट बी डन, वर्किंग 6 कैन नॉट बी डन। ठीक है जी, तो आप बता दो यार, क्लोजिंग आ रही भी नहीं है, ओपनिंग आ रही भी नहीं है, तो वर्किंग 6 तो हो नहीं सकती। वर्किंग 6 नहीं हो सकती तो मैं क्लोजिंग माइनस प्री कर सकता हूं या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। अब मुझे मजबूरन नए वर्जन की तरफ जाना पड़ेगा। नए वर्जन में मुझे क्या अवेलेबल होंगे? प्रॉफिट दे दे मुझे और साथ क्या दे दे, तो फिर मैं दोनों को पोस्ट करने पे मजबूर हूंगा। फिर क्लोजिंग माइनस प्री का डेटा देता। अच्छा जी,
अब समझने के लिए मैं ये लिख रहा हूं, लेकिन मुझे पता है क्लोजिंग माइनस प्री होता है पोस्ट, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट ना खराब हो। पेपर में हत्तल वसा कोशिश करनी है क्लोजिंग माइनस प्री पे चले, हत्तल वसा कोशिश करनी है क्लोजिंग माइनस प्री पे चले, लेकिन अगर ना चल सके तो पोस्ट। पोस्ट क्या होता है ये देखिएगा जरा। हमारा साल का एंड हो रहा है 30 सितंबर 11 को, तो शुरू कब हो रहा होगा? 1 अक्टूबर 10 को। हमने साइमा लिमिटेड को बाय कब किया है? 1 फरवरी 11 को। तो 1 फरवरी 11 से पहले वाला सारा अरसा प्री है और ये वाला सारा अरसा पोस्ट है। तो मेरा दिल चाह रहा था क्लोजिंग माइनस प्री करता, लेकिन मुझे खाली अगर फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर का प्रॉफिट भी मिल जाए तो मेरा गुजारा चल जाएगा। समझ आ रही है बात? तो इसलिए मैं गुजारा चलाने के लिए प्रॉफिट देखता हूं पोस्ट। फरवरी से खरीदा हुआ है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितने महीने? 8 महीने। प्रॉफिट बोले 3 मिलियन, लेकिन इसका कितने परसेंट? सिर्फ हमारा 35% है। शुक्र थोड़ा चेंज हुआ है। 35 इंटू 8/12 लगाना कौन भूल गया था? 8/12 का फैक्टर लगाना है जी। क्या जवाब आया? 0. ये देख लेना आंसर क्वेश्चन 9 में 120 इंटू 9/12 इंटू 30। ये पोस्ट आ गई। क्लोजिंग माइनस प्री लिख के मैंने इसलिए काटा ताकि बात याद रहे। आप बोले डिविडेंड डालना पड़ेगा जी। डिविडेंड पकड़े 1 इंटू डिविडेंड कभी मंथ बेस पे पोर्शन नहीं करना, डिविडेंड कभी मंथ बेस पे पोर्शन नहीं करना। यार हद होगी, फोल्डिंग पे बिठाते हैं। इंपेयरमेंट लॉस 0.5 9.8 डन। तो एक तारीखी फिक्रा बोल दें वर्किंग 7 के बारे में। ये कोई डिविडेंड की कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नहीं है, ये फिगर्स देने की टेक्निक से फंसाना है। ये कोई कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नहीं समझा रहा कि बैलेंस शीट में डिविडेंड को कैसे लेके जाना है, P&L में कैसे लेके जाना है, वो बातें अलग हैं। बैलेंस शीट में डिविडेंड को कैसे लेके जाना है, P&L में कैसे लेके जाना है, वो इंशाल्लाह रिवाइज होती रहेंगी। मैं सिर्फ वर्किंग 7 में असूली तौर पर, वर्किंग 7 में असूली तौर पर, वर्किंग 7 में यार वो एक मिनट। हाँ ये MCQs है ना, तो इसमें टॉप पे जाना पड़ेगा। ना ठहर जाओ, एक आपको बड़ी बेसिक बात बताने लगाऊं। वर्किंग 7 में असूली तौर पर डिविडेंड क्रेडिट साइड पे आना चाहिए। यहां से बात अभी तक मैंने लिंक नहीं की थी, अब जाके यहां से बात लिंक कर रहा हूं कल वाली बात से। वर्किंग 7 में असूली तौर पर हमारी नजर होती है उसके प्रॉफिट्स पे और डिविडेंड्स पे नजर नहीं होती, बल्कि डिविडेंड आने की वजह से इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाती हैं। 65 की इन्वेस्टमेंट की 27 से ग्रो कर गई, 15 के फूल उतार लिए या 15 के तरफ खरीदा, 27 के फल लगे, 15 के फल उतार लिए, बाकी 77 मेरा है। असूली तौर पे डिविडेंड जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आना चाहिए, लेकिन कई दफा घुमा देते हैं हमें, और घुमा के क्या करते हैं? क्लोजिंग माइनस प्री से खिलवाता है। तो इसलिए मोहतरम यहां हमने डिविडेंड डाला है। चलो यार बस आखिरी बात सुनो, फिर अगला काम शुरू करें। अगर क्लोजिंग माइनस प्री से खेलेंगे तो प्रॉफिट माइनस डिविडेंड ऑलरेडी हो चुका है, डिविडेंड माइनस नहीं करना। और अगर पोस्ट से खेलेंगे, ये बात याद रखने, बाकी बातें मुझे छोड़ें। ये बात सिर्फ किस वर्किंग के लिए है? वर्किंग 7 के लिए। ये बात सिर्फ वर्किंग 7 के लिए। क्वेश्चन 9 हो गया पेज 34 पे। MCQ नंबर 15-16 हो गया। चलिए जी, डिस्कशन ऑफ पास्ट पेपर क्वेश्चन 2। होमवर्क आज वाला मैं बता देता हूं अभी। ये होमवर्क है आज वाला, क्वेश्चन 8 है, पेज 830 पे क्वेश्चन 8। अच्छा बिलाल पास पेपर वाला क्वेश्चन 2 निकालें जो कल होमवर्क में दिया था। ये टेस्ट का सवाल था ना, उसका सॉल्यूशन प्रैक्टिस सेट में अवेलेबल है। टेस्ट आप लोग दिया था प्रैक्टिस सेट में, उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, वहां से देख लीजिएगा। भाई थोड़ी सी मजबूरी ये है कि जो एडजस्टमेंट्स एक दफ़ा करवाई जाती है ना, वो रनिंग में नहीं रहती, और जब वो फिर सवाल में आ जाए ना, तो जहाँ पे वो एडजस्टमेंट की होती है वहाँ से रिवाइज करनी पड़ती है। अब कुछ लोगों को बॉदरेशन तो होगी कि हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है, लेकिन आप लोग भी ज़रा सुन लें, फ़ायदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 था, कौन सा था? 17, 18, 19, 20, ओहो बहुत ज़्यादा, 19 था।
अल्लाह करे इसका सोल्यूशन यहाँ नहीं हुआ हुआ, चलें खैर है। क्वेश्चन नंबर 19 पेज 797, हाँ वो मुझे पता है, वो भी आज के झंडे में है, ये देख लो। अच्छा ऑन मैंने कहा था भाई अटेंटिव रह जा तू, इधर देखा कर। मैंने कहा था कई दफा पीटीसीएल सऊदी किंग को कहता है अगर सब्सिडरी की अच्छी परफॉर्मेंस हुई तो तुम्हें पैसे दे दूंगा, अगर अच्छी परफॉर्मेंस ना हुई तो कम दे दूंगा, अगर बिल्कुल ही बुरा परफॉर्म किया तो कोई पैसे नहीं दूंगा। इसको कहते हैं कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी नहीं है। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी कल ये थी कि सऊदी किंग से जब हम मिल रहे थे तो हमने कहा पीटीसीएल सुने सब्सिडरी के खिलाफ कोई कोर्ट केस हुआ है, वो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी थी। ये है कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। क्या मतलब, मैंने क्या खरीदा है, मैं मिसाल के तौर पे किसी बंदे से गाय खरीदूं, गाय खरीदते हुए मैं कह दूं भाई इसने ज्यादा दूध दिया तो आपको थोड़े और पैसे बाद में दे दूंगा, अगर इसने ज्यादा दूध ना दिया तो आपको मैं कोई पैसे नहीं दूंगा बाद में, कुछ पैसे तो अभी ले लो, बाकी पैसे डिपेंडेंट है गाय की परफॉर्मेंस पे। नेक्स्ट, इसी तरह पेरेंट, मैंने सऊदी किंग से क्या खरीदी, सब्सिडरी, तो सऊदी किंग को मैं कहूंगा अगर तुम्हारी सब्सिडरी अच्छा परफॉर्म करगी थोड़े से पैसे तुम्हें फिर कभी और दे दूंगा, लेकिन अगर अच्छा परफॉर्म ना की तो पैसे, लेकिन अगर दरमियाना परफॉर्म की तो थोड़े कम पैसे दे दूंगा। अब जी मैंने इसमें कहा था प्रेजेंट वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं होगी, अगर एक लाइन लिखी हो फेयर वैल्यू ऑफ दिस कंटिंजेंट कंसिडरेशन इज 5.2। चलें जी आधा मिनट लगाएं, इसको रिवाइज करें। ऑन यकम अप्रैल 14 क्वेश्चन 19 है पेज 797 पे, P acquired 75% of S by means of a share and an additional amount payable on यकम अप्रैल 15। हमारे साल के आखिरी दिन पेमेंट होनी है या अगले साल के पहले दिन, उसूली तौर पे डिस्काउंटिंग होनी चाहिए, लेकिन कंटिंजेंट अपॉन पोस्ट एक्विजिशन परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरी, सब्सिडरी ने अगर बाद में अच्छा परफॉर्म किया तो फिर हम तुम्हें पैसे देंगे। जैसे हमारे सवाल के अंदर इधर हम एसोसिएट को खरीद रहे हो तो हम कह दें अगर एसोसिएट ने बाद में अच्छा परफॉर्म किया, पोस्ट बाद में अच्छा परफॉर्म किया तो यहां कहीं या 2-3 साल बाद आपको इतने पैसे दे देंगे। पोस्ट परफॉर्मेंस बाद में अच्छा परफॉर्म किया, जैसे वो मिसाल भैंस वाली गाय वाली जहन में लाएं, अगर ज्यादा दूध दिया तो तुम्हें कुछ और पैसे भी मैं दे दूंगा। अच्छा, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पेरेंट ने अंदाजा लगाया कि वो जो कंटिंजेंट कंसिडरेशन, मैंने लायबिलिटी नहीं कंसिडरेशन, वो जो कंटिंजेंट किस पे है, डिपेंडेंट है किस पे, परफॉर्मेंस पे, और कल वाली बात डिपेंडेंट थी कोर्ट केस पे। अगर सब्सिडरी ने अच्छा परफॉर्म किया तो मैं तुझे 5.2 दे दूंगा। जब फेयर वैल्यू का लफ्ज लिख देना तो इसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू जिसने खुद निकाल ली हुई है। डन। तो अब मुझे बता दें जिस वक्त मैं ये इन्वेस्टमेंट्स खरीदूंगा सब्सिडरी की तो मैं क्या सऊदी किंग की तरफ अपने आप को लायबल फील करूंगा, कितने का, 5.2 का। बट लेकिन कोई फटा पड़ गया, बट का मतलब भी फटा है। बट भाई 31 मार्च जब साल का एंड आया तो ये पता चल गया कि पैसे मैंने उसे 4.1 देने हैं, ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, पैसे उसे 4.1 देने हैं। बताएं यार अभी भी कैश नहीं पे हुआ, कैश अगले साल पे होने हैं, हम 31 मार्च को खड़े हैं, अभी कैश नहीं पे हुआ, कैश की एंट्री ना करवाएं। अब पता चल गया कि मैंने उसे 4.1 देने हैं। अब बता दीजिए लायबिलिटी किस पे पड़ी हुई है, किस पे लानी है, 4 सोचा था कितने देने पड़ेंगे, अब कितने देने पड़े हैं, 4 दे दिए नहीं, स्टिल देने हैं, तो लायबिलिटी को इसी पे पड़ा रहने दूं या लायबिलिटी को कम कर दूं, 1 मैंने सिखा था। इसका दूसरा इफेक्ट इंटरेस्ट में ना डाला करें, इसका दूसरी परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट होता है असल में, इसका दूसरा इफेक्ट आप जो है वो P&L में डाल दिया करें। तो आपको खुशी आ गई, कितने की खुशी आ गई, 1. इस एंट्री के बाद बैलेंस शीट में लायबिलिटी कितने पे नजर आने लग जाएगी, 4.1 पे। और अगर P&L का सवाल हुआ ये खुशियां मदर इनकम में ले जाएंगे, अगर बैलेंस शीट का सवाल हुआ तो ये खुशियां हम CRE में ले जाएंगे। डन, ओके। इसी तरह का सवाल है, आप पास पेपर का क्वेश्चन नंबर, और हाँ ये बिल्डिंग वाली बात भी याद कर लें। शहजादे तू ये एडजस्टमेंट पूछ रहा था, ये एडजस्टमेंट तुझे नहीं पूछनी चाहिए थी। कई दफा सऊदी किंग को हम कहते हैं थोड़े से पैसे ले लो, थोड़ी सी बिल्डिंग ले लो। अब जब हम उसे ये कहते हैं तो बिल्डिंग हमारी बुक्स में तो बुक वैल्यू पे पड़ी होगी, उसे क्रेडिट कर देंगे। बिल्डिंग बेच के पैसे आ रहे होंगे या किसी को दे के सब्सिडरी के शेयर आ रहे होंगे, सऊदी किंग को दे के सब्सिडरी के शेयर आ रहे होंगे, तो बिल्डिंग दे के इन्वेस्टमेंट्स आ रही होंगी। लेकिन मैंने कहा था ये वाली प्राइस आपने फेयर वैल्यू लेनी है, और ये ग्रीन में हाईलाइट इसलिए किया था ताकि वो जो पास पेपर क्वेश्चन 2 जब आए तो आपको ज्यादा मसला ना इस एडजस्टमेंट के अंदर, बल्कि उसी एडजस्टमेंट की शायद फिगर्स भी यूज की हुई हैं सारी। अच्छा बोलें किधर है पेज नंबर, आप कौन सा है जो पास पेपर का क्वेश्चन 2 था, 646। ओके, पिस्ताशियो लिमिटेड, मिंट लिमिटेड एंड जलापिनो लिमिटेड, पीपी इन्वेस्टमेंट इन एमएल, इन्वेस्टमेंट इन जेएल। ये कहां जाती हैं, वर्किंग 1 में, और ये वर्किंग एट कॉस्ट है ना, एट कॉस्ट है। इसमें फिर हम क्लोजिंग माइनस प्री डाल देते हैं, ये 170 है ना, इसमें क्लोजिंग माइनस प्री डाल देते हैं। अच्छा, इन्वेंट्रीज एंड डेटर है, कैश एंड बैंक है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम रिटेन रनिंग है, और ये वर्किंग नंबर 2। और पहले प्रॉफिट लॉस का सवाल नहीं है,
ये वर्किंग नंबर 3 और ये क्लोजिंग माइनस फ्री वाली में क्लोजिंग है, क्लोजिंग माइनस फ्री वाली में क्लोजिंग है। डन, उल्टा हो गया है, सॉरी 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 छोड़ते वर्किंग 7 में ये क्लोजिंग है और ये वर्किंग 2। अच्छा जी चलें छोड़े, हम किन चक्रों में पड़ गए थे। रिटेन्ड अर्निंग गिवन एक्विजिशन डेट की या निकालनी पड़ेगी? गिवन है, किस डेट की? एक्विजिशन डेट की, यानी प्री गिवन है दोनों की। ओके, द फॉलोइंग कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ एमएल। फॉलोइंग कंसिडरेशंस, कंसिडरेशन का लफ्ज ना पेपर में ढूंढा करना है, ये असल में वो पैसे होंगे जो हम सऊदी किंग को दे रहे होते हैं। कंसिडरेशन का लफ्ज एक बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है। कंसिडरेशन, एक हिंट दे रहा हूं, कंसिडरेशन अनलेस की कॉन्टेक्स्ट कुछ और प्रोवाइड कर दे। फॉलोइंग कंसिडरेशन रिलेटिंग टू परचेज ऑफ सब्सिडरी आर स्टिल अनरिकॉर्डेड, अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। ट्रांसफर ऑफ लैंड हैविंग बीवी एंड फेयर वैल्यू ऑफ 88 एंड 108 मिलियन। अच्छा, हमारी बुक्स में से लैंड जा रही होगी सऊदी किंग को, इसमें ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाई नहीं करनी, खाली ओरिजिनल एंट्री करनी है। शुक्र है स्टिल नॉट रिकॉर्डेड लिखा हुआ है, स्टिल रॉन्गली रिकॉर्डेड नहीं लिखा हुआ, फिर ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग सोचना पड़ता। अभी सिर्फ क्या सोचना पड़ेगा? ओरिजिनल एंट्री, उसी को पोस्ट कर देंगे। लैंड जा रही है, लैंड किस पे जाएगी? बीवी पे, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स किस पे रिकॉर्ड होनी है? फेयर वैल्यू पे, कितना? 108। और खुशी इसको ले जाएंगे सीआरई में। तो घर में आपने इन्वेस्टमेंट्स में वर्किंग 1.1 करनी थी, वर्किंग 1.1 में 108 डाल देना था, और लैंड पीपी में क्रेडिट 88 कर देना था, और पी एंड एल में चला जाना था। अच्छा, अगली लाइन जरा पढ़िएगा। कैश ऑफ 115 मिलियन, कैश ऑफ 115 मिलियन वुड बी पेड इन फरवरी 2020। अच्छा मुझे बताएं, हमने खरीदा कब इसे? साल के पहले दिन? जी, साल के पहले दिन, साल के पहले दिन है। यकम जनवरी 19 है और 31 दिसंबर। ये एसोसिएट है। ओहो यार, ये ऊपर नीचे चीजें देते हैं ना। ये कौन है? सब्सिडरी। इसको कब खरीदा? यकम अप्रैल 19 को। लेकिन यार वर्किंग 6 की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो प्री रिटेन्ड अर्निंग ऑलरेडी गिवन है हमें। अच्छा, 31/12/19। अब आपने ना जरा विजुअलाइज करना है कि सऊदी किंग की और पीटीसीएल की क्या बातें हो रही होंगी। 31/12/19। The following consideration relating to buying of subsidiary are still। यकम अप्रैल 19 को सऊदी किंग से टेबल टॉक के दौरान हमने से कहा किंग यार ना 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 ना, हमने कहा किंग यार 115 मिलियन का कैश वुड बी पेड इन फरवरी 20। तुम्हें कैश दे देंगे, परेशान ना होना। फरवरी 20 में वुड बी पेड इन फरवरी। फौरन आपने सोचा प्रेजेंट वैल्यू निकालें, फौरन ज़हन में आते प्रेजेंट वैल्यू निकालें, और ये 11 महीने पे डिस्काउंट करना पड़ेगा, 11 महीने पे डिस्काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी कभी डिस्काउंटिंग आई तो मैं खुद सिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल डिस्काउंटिंग नहीं करनी, वो मैं आगे बताता हूं क्यों। तो अब आपने सोचा कि जी मैंने कितने अरसे, 11 महीने में नहीं बन रहे शायद, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने, जनवरी फरवरी, हाँ ठीक है 11 महीने बन रहे। तो 11 महीने बाद आपने वादा कर लिया पैसे देने का। जी बिल्कुल, आपने वादा क्या कर लिया, मैं तुझे कितने पैसे दे दूंगा? 115 मिलियन। इफ द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019 वुड इंक्रीज बाय 20% एज कंपेयर टू। इस 20% का कुछ नहीं करना, ये तो एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। ऐसा भी हो सकता था इफ नो एम्प्लॉय रिजाइंस, अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के ना गया तो मैं तुझे इतने पैसे दे दूंगा। इफ वी आर एबल टू ऑब्टेन अ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट इन अफगानिस्तान, इफ के आगे तो जो मर्जी लाइन लिख दे, तो उस परसेंटेज से आपने कुछ नहीं खेलना। तो सऊदी किंग को जाते हुए हमने बात की, यार सब्सिडरी अगर 20% ज्यादा कमा लिया ना इस साल, तो मैं इंशाल्लाह तुझे 115 दे दूंगा, परेशान ना हो। Fair value of this consideration on यकम अप्रैल was estimated at 70। अब फेयर वैल्यू से मुराद उसने प्रेजेंट वैल्यूज खुद ही निकालनी है। अब इस दिन खड़े होके मुझे बताएं मैं क्या एंट्री करूंगा। इस दिन खड़े होके मुझे तो नहीं पता 20% प्रॉफिट आना या नहीं आना, लेकिन 11 महीने बाद कितने देने हैं? 115। अगर आज देने पड़ जाएं तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, परचेज कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट कितने से? 70 से। अच्छा, एट ईयर एंड पे प्रॉफिट पता चल गया होगा मुझे। एट ईयर एंड द सेट टारगेट हैज बीन अचीव्ड। सेट टारगेट अचीव हो गया और उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, सेट टारगेट अचीव हो गया। अब अगर सेट टारगेट अचीव हो गया है तो अब मुझे बताएं यहां खड़ा होकर मैं क्या सोचूं, 2 महीने बाद 70 ही देने हैं या 115 देने हैं? ये 70 तो शायद कोई डिस्काउंटिंग की वजह से था, अब 115 की भी 1-2 महीने की डिस्काउंटिंग हो सकती है, लेकिन छोड़े इतनी बारीकी में जाने की जरूरत नहीं। अब इसमें मैंने कहा था डिस्काउंटिंग ना ही किया करें जब आपको फेयर वैल्यूज दे दे। तो अब बता दें महीने 2 बाद कितने पैसे देने हैं, कैसे मुझे कंफर्म हो गया? अच्छा, अब मैं आपसे 2 सवाल पूछने लगा हूं। पहला सवाल, अगर सवाल में दिया होता एट ईयर एंड द सेट टारगेट हैज नॉट बीन अचीव्ड, फिर 115 की टेंशन नहीं लेनी थी।
फिर जो 70 रिकॉर्ड हुआ है ना उसे रिवर्स करना था, क्योंकि मेरी तो अब किताबों में रिकॉर्ड ही 70 है, पागलों की तरह 115 रिकॉर्ड क्यों करूं अब। अगर लिखा होता सेट टारगेट हैज नॉट बीन अचीव्ड तो पता है मैं क्या एंट्री करता, मैं लिखता पेबल डेबिट 70 से, परचेज कंडीशन पेबल डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट। वो जो लाइबिलिटी बुक की हुई थी अब वो लाइबिलिटी मेरी नहीं रही, इसलिए मैं खुश हो जाऊं, गम तो वहां से मिल गया, सब्सिडी के प्रॉफिट कम आए हैं, लेकिन अब सऊदी किंग को तो पैसे नहीं देने ना। तो अगर लिखा होता सेट टारगेट हैज नॉट बीन अचीव्ड तो फिर मैं पेबल अपना खत्म कर देता और अदर इनकम रिकॉर्ड करता। लेकिन अब तो आते हैं कि सेट टारगेट अचीव हो गया है तो मैंने 70 देने हैं या 115 देने हैं। 70 तो प्रेजेंट वैल्यू टाइप चीज थी, फेयर वैल्यू टाइप, लेकिन अब मैंने कितने देने हैं? 115। तो अब बता दें जी 115 मैं अपनी लाइबिलिटी को बढ़ाऊं कैसे? ना 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 यार, इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ना। इन्वेस्टमेंट एक्विजिशन डेट पे छिड़ती हैं, इसके बाद जिंदगी भर नहीं छिड़ती। ना छेड़ इन्वेस्टमेंट नु पै जानिया टंगन। तो इन्वेस्टमेंट को आपने नहीं छेड़ना। सिर्फ किस डेट पे इन्वेस्टमेंट को छेड़ना है, उसके बाद कभी नहीं छेड़ना आपने। अब बता दें मैंने लाइबिलिटी इस तरह बढ़ानी है कि 115 पे पहुंच जाए तो 45 और खर्चा बुक कर लें बाकी कितना जी 45। अब पोस्टिंग कैसे होनी थी इसकी? वर्किंग 1.1 में चला जाना था 70 डेबिट साइड पे, परचेज कंसिडरेशन पेबल क्रिएट हुई 70 की और ग्रो हुई 40, तो 70 और 45 बैलेंस शीट में चला जाना था, नॉन करंट लाइबिलिटीज में नहीं करंट लाइबिलिटीज में, क्योंकि 2 महीने बाद ये पैसे देने हैं। और उसके बाद खर्चे अगर P&L होता तो ये P&L में एडमिन एक्सपेंसेस में जाता, लेकिन P&L का सवाल नहीं था, इसलिए ये किस में जाएगा? CRE में जाएगा। लेकिन अगर P&L का सवाल होता तो ये वर्किंग 5 को हिट ना करता, क्योंकि वर्किंग 5 को CRE वाली चीजें हिट नहीं करती, SRE। ये पक्का ठका रूल सुन लें, वर्किंग 5 को कौन सी वाली चीजें हिट करती हैं और ये कौन सी वाली चीज है? CRE वाली। तो लिख लें अगर P&L का सवाल होता तो 45 एडमिन में ऐड कर देते। अगर P&L का सवाल होता तो 45 एडमिन में ऐड कर देते, और P&L आपको होता है सिंगल एंट्री प्रोसेस लेके चलते हैं, 45 एडमिन में ऐड कर देते हैं। और पेरेंट ने किया हुआ उसकी वजह से, पेरेंट ने किया, बस इस तरह सोचो। अच्छा अगली बात एक छोटी सी सफे के टॉप पे लिख लें, अगर सेट टारगेट नॉट बीन अचीव लिखा होता तो फिर मैं करा देता हूं आपको एंट्री। अगर सेट टारगेट नॉट बीन अचीव लिखा होता तो फिर ये एंट्री करते, परचेज कंसिडरेशन पेबल डेबिट, ये ईयर एंड पे बोल रहा हूं, ईयर एंड पे फिर ये एंट्री करते और अदर इनकम क्रेडिट। फिर तो वो 70 की लाइबिलिटी बढ़ी ना, फिर तो 115 की टेंशन ही नहीं हमें। लेकिन फिर इस एंट्री के बाद परचेज कंसिडरेशन पेबल का बैलेंस शीट में 0 आ रहा, क्या उसके मुताबिक? हाँ। अच्छा अगली बात यार, ये जो आज मैं आपको बता दूं एक बात, ML कौन है और JL? यार सब्सिडरी के शेयर की फेयर वैल्यू सिर्फ तब लेनी होती है जब NCA को फेयर वैल्यू पर रखना हो। मुझे इसकी और कोई यूजर नजर नहीं आती, पूरी वसूख से बात कर रहा हूं कि सब्सिडरी के शेयर की फेयर वैल्यू सिर्फ कब लेनी होती है? जब NCI फेयर वैल्यू पे हो, इसके अलावा कोई काम नहीं है इसका। और एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू का तो हमने क्या करना, इसका तो हमेशा ही पेपर में इग्नोर कीजिएगा। एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू कहीं हमने यूज की कभी? बस आगे सोचने की जरूरत नहीं। ओके पॉइंट 4 मेरा दिल चाह रहा था करवा दूं ये कल जैसा है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने आपको होमवर्क देना है, तो मैं ना सिर्फ, और पॉइंट 8 भी मेरा दिल चाह रहा था डिस्कस कर लूं, लेकिन पॉइंट 8 कर लेता हूं क्योंकि टाइम थोड़ा लगेगा। एट 31 दिसंबर 19, और कल मैं सवाल की ना रिक्वायरमेंट भी एक दफा पढ़ूंगा कल, अभी होमवर्क के लिए आपको थोड़ा तैयार करना है मैंने, एक तो घर वालों ने तैयार करके भेजा है, थोड़ा सा मैं कर देता हूं, डबल हो जाएगा। एट 31 दिसंबर 19 PL कह रहा है रिसीवेबल है 8 मिलियन का JL से। एक बात याद रखिएगा, अगर ऐसा कभी लिखा है नहीं, अगर कभी ऐसा लिखा हो ना तो ये अज्यूम कीजिएगा कि JL भी कह रहे हैं मैंने तुम्हें 8 देने हैं। इसका मतलब ये ना समझिएगा कि पैसे भेज दिए रास्ते में, इसका मतलब ये ना समझिएगा। एक बात इंप्लाइड लिखिएगा, इट ऑल्सो मीन्स JL पेबल्स में कितना पड़ा हुआ है? JL पेबल इंक्लूड 8। ठीक है जी। अब आप इन दोनों फिगर्स को मुझे ऊपर पोस्ट करवाएं। P के किस में पड़ा हुआ है? रिसीवेबल में कितना? 8। किधर है यार P के रिसीवेबल? इसमें 8 पड़ा हुआ है। और JL के लाइबिलिटीज में कितना पड़ा हुआ है? 8। लेकिन आपको पता है हम ये चीजें उठाते ही नहीं, सिवाय इसके हम ये चीजें उठाते ही नहीं, तो इसलिए आपस के डेटर क्रेडिटर कैंसल नहीं होते। वो जो सवाल में एक रिक्वायरमेंट थी ना कि जिन चीजों को इग्नोर करना है वो बताएं, तो आपस के डेटर क्रेडिटर कैंसल नहीं होंगे। डन।
और ये बात हैंड रिटन पेज के ऊपर, पेज 2 पे आपको पढ़ाई थी मैंने पहले दिन ही। इंटर कंपनी बैलेंसेस बिटवीन पी एंड ए विल नॉट बी कैंसल। आपस के बैलेंसेस कैंसल, आपस के डेटर रेट। अच्छा यार, अल्लाह करे कल टाइम मिल जाए इस सवाल में, बाकी चीजें भी मैं एक दो डिस्कस कर लूंगा। 1 मिनट आप मुझे जरा चीजें वाइंड अप करने दो, 5 मिनट को सवाल ना पूछना। इतनी सी लाइन को ना वर्किंग 6 के एंगल से पढ़ें। जेएल ने 10% फॉर द हाफ ईयर एंडेड 30 जून 2019 पे कर दिया, वर्किंग 6 के एंगल से पढ़ें तो रिकॉर्ड हो गया, तो अकाउंटेंट ने किया। अगर खुदा ना खास्ता वर्किंग 6 करनी पड़ती तो वहां लिखते, ये पहले मेरी बात खत्म होगी। अच्छा, अब इतनी सी लाइन को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के एंगल से पढ़ें। ये सब्सिडरी जैसा सिनेरियो 5 है, सब्सिडरी जैसा, ये तो एसोसिएट के लिए है, लेकिन सब्सिडरी जैसा सिनेरियो 5 है, तो इसमें कोई और सिनेरियो बनाने में मैं खुद बनवाऊंगा। ये सब्सिडरी जैसा सिनेरियो 5 है, तो बता दें जब पे हो जाता है तो कोई बैलेंस शीट में रिसीवेबल पेबल रहते हैं। वैसे अगर रिसीवेबल पेबल रहते भी होते तो कैंसिल नहीं करने होते एसोसिएट में, लेकिन इधर तो रिसीवेबल पेबल है ही नहीं, तो बैलेंस शीट के एंगल से लिख लें 12 के 5 जैसी है, 12 के सिनेरियो 5 जैसी है, इसलिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हुए इग्नोर करें क्योंकि पे हो गया, जैसे सब्सिडरी का पे हो जाता था। अच्छा, 3 एतबार से मैं बात करने लगा हूं, अब तीसरी बात करने लगा हूं। पहले 2 बातें मैंने कर ली हैं। पहली बात बताएं, वर्किंग 6 के एंगल से अगर रिकॉर्ड अकाउंटेंट ने कर लिया, जैसे कि पे हुआ रिकॉर्ड करते वर्किंग 6 में डालेंगे, लेकिन डाला इसलिए नहीं था कि सवाल में प्री वगैरह गिवन थी। दूसरा सवाल मेरा, बैलेंस शीट के एंगल से सोचें 12वां सवाल का कौन सा सिनेरियो बनता है, इसलिए बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हुए इस लाइन को इग्नोर करेंगे। और तीसरा बात, कंसोलिडेटेड पी&एल बनाते हुए, अभी भी मैंने छुपाया हुआ पिछली लाइन को, कंसोलिडेटेड पी&एल बनाते हुए क्योंकि पे हो गया है एसोसिएट की तरफ से, तो पी ने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पेटी पे नजर नहीं रखी होगी, पी ने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिविडेंड आने वाले पे नजर रखी होगी। तो अगर उसने पे कर दिया, इसने रिसीव कर लिया होगा, तो क्या ये पी के प्रॉफिट एंड लॉस में सेपरेट में अदर इनकम में पड़ा होगा? वो उसे पता नहीं क्यों आगे पागल ने लिख के बताया पीएल रिकॉर्डेड दिस एज अदर इनकम। पीएनएल का सवाल नहीं कर रहे हम, कंसोलिडेटेड के एंगल से इसको हमें माइनस करना पड़ेगा पी&एल के एंगल से। बैलेंस शीट में तो इग्नोर कर देंगे, लेकिन जब पी&एल बनाने लगेंगे तो पी&एल के अंदर हम इसको अदर इनकम में से माइनस करेंगे। द रीजन इज कि उसने अदर इनकम में डाला हुआ। किसे? कौन से वाले? क्या बनाते हुए? बैलेंस शीट बनाते हुए। वो उसकी मैंने लॉजिक ना आपको एक सब्सिडरी में बताई थी, वो इधर से ये नेगेटिव आता है, उधर से पॉजिटिव पड़ा होता है, वो खुद ही नेट हो जाता है। इस तरह ना सोचो, मैंने बस कहा बैलेंस शीट के 5वें सिनेरियो जैसे, इसलिए इग्नोर कर दो। चलें जी, वर्किंग 6 के एंगल से बोलें, इसको डालेंगे अगर करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ेगी। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के एंगल से बोलें, 12 के 5वां जैसा सिनेरियो है, कंसोलिडेटेड पी&एल में तो अदर इनकम में पड़ा हुआ है ना, तो इसलिए इसको अदर इनकम से क्या कर देंगे, लेकिन कितना? पी शेयर ऑफ एस डिविडेंड। अच्छा यार, चुप 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 चुप। सऊदी किंग को हमने कहा थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, थोड़े से डिबेंचर ले लो, थोड़ी सी बिल्डिंग ले लो, थोड़े से पैसे ले लेना अगर सब्सिडी ने अच्छा परफॉर्म किया। सऊदी किंग ने कहा तसल्ली नहीं हो रही, हमने कहा थोड़े से शेयर ले लेना। अब क्या करें तुम्हारे लिए, थोड़े से शेयर फिर कभी आके ले लेना यार, जा यार जा जा सऊदी जा, फ्लाइट कराओ, इसकी चार्टर तैयार कराओ, जाओ भेजो यार इसको। थोड़े से शेयर ना, कभी अगले साल मरी शरी आए ना सैर करने, आजकल बर्फ भी पड़ गई है तो आए सैर करने, तो यार थोड़े से शेयर और तुम्हें दे देंगे। अच्छा यार, अगर आप शेयर देने का वादा कर लें तो क्या एंट्री करेंगे? ना ना यार, इन्वेस्टमेंट डेबिट करनी होती है, इन्वेस्टमेंट डेबिट करनी होती है। हाँ कैसे यार, शेयर देने का वादा किया तो शेयर प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट नहीं हुए, तो बस पेबल से बुक कर लें, पेबल से बुक कर लें, लेकिन इस पेबल को ना शो इक्विटी में करना है। इस पेबल को कहां शो करना है? इक्विटी में। इक्विटी पता है कहां पे? शेयर कैपिटल, सीआरई, एनसीआई, यहां पे शेयर देने का वादा शो कर दें, यहां पे शेयर देने का वादा शो कर दें। डन? ओके, पढ़ें जरा, सवाल करें। ओहो, ये तो अवेलेबल था। ये सब्सिडी खरीदते भी हो सकता है, एसोसिएट खरीदते भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं सब्सिडी खरीदते हुए बात कर रहा हूं, इसमें तो एंट्री सेम रहनी है। कौन सा सवाल है यार? क्वेश्चन नंबर 20। चलें जी, क्वेश्चन 20 पर्दे में छुपा हुआ है। पी ने एक्वायर किए हैं कितने शेयर्स? 10,000 शेयर्स। किसके? एस के। किस दिन? जिसको पेज नजर नहीं आ रहा, स्विच पेड मार के पी एक्वायर्ड 10,000 शेयर्स ऑफ एस ऑन जनवरी 2015। पी एग्री टू गिव, थोड़े से शेयर ले लेना, गिवन नहीं किए। पी
agreed to give on यकम जनवरी ओ तेरी खैर भाई फरमा 4 साल इस तरह बोल रहे हो 4 साल बाद P agreed to give on यकम जनवरी 2019 its 4 shares for every 5 आएंगे हमारे 4 जाएंगे। अच्छा किसी को याद है डिवाइड किसके शेयर से करते थे और मल्टीप्लाई किसके शेयर से? सब्सिडरी कौन कहते थे? हमेशा दबा के रखो नीचे, घर में नहीं लो कहना नहीं होता, दबा के रखो सब्सिडरी को, पेरेंट को यहां से रट्टा याद रहेगा। तो सब्सिडरी के शेयर को नीचे रखते थे, पेरेंट के शेयर को ऊपर। यकम जनवरी 15 को कितने का शेयर है? किसका शेयर? पेरेंट का। कितने रुपए का? और 31 दिसंबर 15 को 16 रुपए का हो गया। ओके चलें जी, एंट्री बताएं। पहले जरा शेयर फेयर निकाल लें, पहले शेयर्स निकाल लें। ओ यार जबरदस्त हो गया, कस्टमर इधर ही चीज मिल गई। P is receiving 10 million shares of S। ओ भाईजान 10,000 10 million 10,000 अन्य वाले लगे होते हैं। हाँ, P is receiving 10,000 shares of S। P will issue its will issue बल्कि will issue कभी P will issue its on shares to Saudi king 10,000 divided by 5 multiplied by 4 is equal to, चलें जी नोट करें, क्या ये याद है? तो जी पीटीसीएल अपने कितने शेयर इशू करेगा? बोले 8,000। कल, हाँ नहीं कल नहीं, परसों से नया टॉपिक शुरू होगा। ओके आ जाए, देखते हैं शायद लीज पे 1-2 दिन लगा लें फिर नया टॉपिक शुरू करें। अच्छा लीज भी करिए, छड़ दो मेरी जान। बोलें जी इन्वेस्टमेंट शेयर कैपिटल क्रेडिट, यार इसका नाम भी परचेज कंसिडरेशन पेबल करते हैं, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी, बस शो इक्विटी में करना, लायबिलिटीज में नहीं करना। शो इक्विटी में करना, लायबिलिटीज में नहीं करना। परचेज कंसिडरेशन पेबल की यहां उर्दू बताएं, शेयर देने का वादा, शेयर देने का वादा। और यार इसमें शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम अलग अलग नहीं हो सकता। शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम अभी अलग अलग नहीं हो सकता जी। बोलें कितने शेयर्स? 8,000 ज़रब 14 1,12,000 और इसके साथ लिख लें इक्विटी में जाएगा ये। अच्छा मैं जल्दी जल्दी करके ना चीजों को मैस नहीं मचाना चाह रहा, इस सवाल को छोड़ देते हैं और इस सवाल को इंशाल्लाह कल करेंगे। एक मिनट दूसरी लाइन हमारी रह गई, इसको इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। होमवर्क वाला सवाल देख लें, इसमें भी कोई मसला आया, कोई मसला नहीं, सारी बातें ये भी कल डिस्कस होगा दोबारा। लेकिन इतनी सी एंट्री जरूर समझ आनी चाहिए होमवर्क के सवाल के लिए, इतनी सी एंट्री जरूर समझ आनी चाहिए। होमवर्क का सवाल आज बड़ा मजे का है। और होमवर्क का सवाल कौन सा पेज मैंने कहा था? 830 ना यार, जाई ना भाई। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा इधर क्वेश्चन नंबर 8, बैलेंस शीट दी हुई है भाईजान, 1 मिनट आपको देना पड़ेगा। क्या दी हुई है? बैलेंस शीट। उसके बाद क्या दिया हुआ है? P&L। पहले किसका सवाल करेंगे? बैलेंस शीट का। अच्छा इसमें ये वाली लाइन मैं काट रहा हूं और ये इसका असल में इंपैक्ट भी कोई नहीं है सोल्यूशन के ऊपर। ये वाली लाइन मैं काट रहा हूं, लेकिन कल इंशाल्लाह समझानी है। उधर भी एक लाइन कटवाई है ना, वो यही वाली लाइन है, ये इंशाल्लाह कल समझानी है। काट रहे हैं आप लोग? इस लाइन का कोई इंपैक्ट नहीं है, पेज 830 पे। अच्छा एक सवाल के अंदर, इस सवाल को कल डिस्कस करने में कोई आधा पौना घंटा हम लगा लेंगे, लेकिन ट्राई जरूर करके आना है। 50% सवाल मुझे उम्मीद है सारे कर लेंगे। एक एरर है छोटी सी, वो बस मुझे सही करवा दें। एसएल के इंटेंजिबल्स में ट्रेनिंग और मार्केटिंग पड़ी हुई है, इंटेंजिबल्स में मार्केटिंग पड़ी हुई है ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? बोले एक्सपेंस डेबिट और इंटेंजिबल। ये किसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती हो गई है? सब्सिडरी की। बस ये सादा सी एंट्री, रेक्टिफाइंग इंट्रो की क्लास में जो पढ़ते थे, एसआरई डेबिट इंटेंजिबल। इसका डेफिनेशन इंपैक्ट कोई नहीं होगा, क्योंकि इंशाल्लाह आप ये लाइन जब पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, इसका डेफिनेशन इंपैक्ट कोई नहीं है। एसआरई डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट, बस ये सवाल होमवर्क में जाएं। वो 2 महीने बाद पे करनी थी, ये 4